नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद बड़ी लगाई जा रही है इनकम टैक्स के सेक्शन 43B से। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। जिस तरीके से ना आंदोलन हो रहे हैं और जिस तरीके से जो पिटीशन फाइल हो रही है और जो अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनको डेली जो मैसेजेस और कई सारी जो वो सूचनाएं उनको जो प्राप्त हो रही है, तो गवर्नमेंट हमारी इस मूड में तो है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए जाए। जो सेक्शन 43B है, जो इस समय पे अभी हाईलाइट हो रखा है, तो इसमें रिलैक्सेशन आने की उम्मीद बड़ी लगाई जा रही है, बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। मेरा मानना भी इसमें यह है कि रिलैक्सेशन गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड कर सकती है, जिसके 90% चांस बन रहे हैं। तो हमें क्या रिलैक्सेशन चाहिए दोस्तों, और क्या रिलैक्सेशन इसमें हो सकती है, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बारीकी से समझिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो पहली जो रिलैक्सेशन है दोस्तों यहाँ पर जो मिल सकती है कि ये ना पोस्टपोन हो सकता है 1 साल के लिए। जो अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है, 1/4/23 से जो इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है, उसको ये हटा के उस डेट को 1/4/2024 इसको कर सकते हैं। 1/4/2024 यहाँ पे रिलैक्सेशन की डेट जो है वो प्रोवाइड करी जा सकती है, रिलैक्सेशन मानी जा सकती है 1 साल के लिए। तो अगर यहाँ पे दोस्तों ये ऐसा होता है तो बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा और उससे ना बहुत करोड़ों लोगों को उसको फायदा होने वाला है। क्योंकि यार मतलब ये समझिए कि ये जो सेक्शन 43B है ना, ये इसने सारे ही एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि सारे व्यापारियों को ना एकदम हिला के रख दिया है। और इससे व्यापारी क्या, सारे अपने जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी, और अकाउंटेंट लोग तो वैसे ही परेशान हो रखे हैं कि भैया इतना सारा काम, इतनी सरदर्दी जो बढ़ गई है ना, तो मतलब करना है काम, थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक तरह से इसकी जो कैलकुलेशन, इसकी जो वर्किंग है ना, बड़ी टफ होने वाली है। तो ये अगर 1 साल के लिए भी पोस्टपोन हो जाता है तो बड़ा रिलैक्सेशन मतलब माना जाएगा, बड़ा रिलैक्सेशन होगा ये। दूसरा जो यहाँ पे लग रहा है दोस्तों कि ये जो डेज का क्राइटेरिया है ना, जो यहाँ पे अभी जो डेज का क्राइटेरिया है, ये 15 से 45 दिन जो चल रहा है, तो इसको बढ़ा के गवर्नमेंट यहाँ पे 90 डेज कर सकती है। मतलब सोचिए आप कितना रिलीफ मिलेगा। जैसे एकदम से सर दर्द हो रहा हो और एकदम से टेबलेट खा के आराम मिल जाता है, मतलब बड़ा ही रिलैक्सेशन मिलेगा कि 90 डेज अगर हो जाता है तो। क्योंकि यहाँ पे ये टाइम जो है ना, ये सफिशिएंट टाइम है। 90 डेज का जो टाइम है ये सफिशिएंट टाइम है। यहाँ पे लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपने मतलब जो क्रेडिटर्स हैं उनको अच्छे से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये 15 दिन का जो टाइम है, बड़ा ही शॉर्ट पीरियड है। इतने में तो कोई भी व्यापार पॉसिबल ही नहीं लगता मुझे तो, कि इतने कम समय में व्यापार हो भी सकता है। यार बिल बना 15 दिन तो लोगों को माल पहुंचने में लग जाते हैं यार। व्यापार बिल कैसे देंगे, पेमेंट कैसे देंगे? तो बड़ा ही है, मतलब माल भी आता है तो लोग क्या है ना कि कार्टन्स भी ओपन नहीं कर पाते हैं। भाई अब कोई रिटेलर को आपने अगर माल बेच दिया तो उसके पास तो माल ही पड़ा हुआ है। सीजन के टाइम पे तो वो 1-1 महीने तक माल पैक पड़ा रहता है, तो उसके लिए कैसे आप जो ये सब कर सकते हैं? तो 15 दिन का टाइम तो एकदम बिल्कुल ही कहीं पे भी समझ में नहीं आता है। 45 दिन का टाइम चलो कहीं तक समझ में आता है, लेकिन 45 दिन भी शॉर्ट टाइम है। इसको बढ़ा के 90 डेज कर दिया जाए तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मतलब हो भी जाएगा। समझिए तीसरा क्या है, मतलब ट्रेडर्स को, यार ट्रेडर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। जो अभी इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम जो निकाला था उसमें ट्रेडर्स को इन्होंने सिर्फ बताया था कि ट्रेडर्स को सिर्फ हम लैंडिंग पर्पस के लिए जो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए यार, ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडर्स कहाँ से माल लेगा? ट्रेडर्स माल लेगा तो मैन्युफैक्चरर से। अब जब वो ट्रेडर्स जो उसको माल को बेचेगा, जब माल को सोल्ड करेगा, तो वो यार मतलब अदर स्टेट्स में या फिर कहीं और जो माल उसको सेल करेगा, तो वो होलसेलर्स को सेल करेगा या रिटेलर्स को सेल करेगा। तो वो जो ट्रेडर की कड़ी है ना बीच की, ये जो ट्रेडर की कड़ी है, ये कड़ी को पैसा कहाँ से मिलेगा? भाई ये कड़ी को पैसा तो वहीं से मिलेगा ना जब ये जहाँ होलसेलर को सेल कर रहा है या फिर यहाँ रिटेलर को सेल कर रहा है। अब जो परचेज जो कर रहा है वो मैन्युफैक्चर से कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर के ऊपर तो लायबिलिटी आ गई कि मैन्युफैक्चर को पेमेंट करना है। तो लेकिन यहाँ पे ये रिटेलर और होलसेलर इनको पेमेंट जो देंगे वो अपनी शर्तों पे, यहाँ से तो पेमेंट आने से रही। तो यार ये ट्रेडर बेचारा क्या करे बीच में? ये ट्रेडर कहाँ से पैसा देगा? जो सारा पैसा इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, कहाँ से देगा पैसा? मतलब ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लगता है कि अगर ट्रेडर को आपने एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। यहाँ पर ट्रेडर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि जो बेनिफिट ट्रेडर को मिलेंगे तो वो बेनिफिट को ट्रेडर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जब ट्रेडर को वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे? बड़ा ही कॉमन मतलब क्वेश्चन है। आप लोग इस पर राय दीजिएगा कि ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कुछ और भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ट्रेडर्स को भी इंक्लूड कर देना चाहिए इसमें। अच्छा, जो नेक्स्ट है तो ये MSME का जो रजिस्ट्रेशन है। अब आप समझिए
कि एमएसएमई में जो रजिस्ट्रेशन है ये सबके लिए जो है इनको मैंडेटरी कर देना चाहिए। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को सबके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए। सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर देना चाहिए। क्यों? इसका बेनिफिट समझिए। अब यहाँ पर अभी जो चल रहा है कि लोग ना, एक तरफ तो लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने की भीड़ लगी हुई है कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन जो एमएसएमई में करना है। एक तरफ कुछ केस ऐसे भी आ रहे हैं कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन से वहां पर ना लोग डी रजिस्टर हो रहे हैं। वहां पे लोग डी रजिस्टर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया एमएसएमई में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मेरे रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरे व्यापारी मुझसे काम करने को राजी नहीं है। मैंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, मैं मैन्युफैक्चर यूनिट हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहां पे मैंने अगर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो मेरे को तो जो सामने वाला जो मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी तो लायबिलिटी है मुझे पेमेंट करने की। लेकिन अगर वो पेमेंट कैसे करे, तो मेरा तो काम बंद हो रहा है। वो तो ये कह रहा है कि मैं भैया या तो मैं मीडियम एंटरप्राइजेस से माल खरीदूंगा या मैं लार्ज एंटरप्राइजेस से माल खरीदूंगा या मैं उनसे खरीदूंगा जो अनरजिस्टर्ड है एमएसएमई के अंदर। तो मैं भाई रजिस्टर्ड व्यापारी से माल क्यों खरीदूं जबकि मुझे पता है कि तुझे मुझे सबसे पहले पेमेंट देना है और इनको मैं अपनी मर्जी से पेमेंट दे सकता हूं, तो मैं इनसे माल खरीदूंगा ना, मैं तुझसे क्यों खरीदूं। तो इसलिए यहाँ पर लोग ना एक डी रजिस्टर की क्राइटेरिया भी बड़ा चल रहा है। लोग जो डी रजिस्टर कर रहे हैं इसमें एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ट्रेडर को इंक्लूड कर दिया जाएगा, ट्रेडर को अगर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है और इसको सबके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए। तो क्या है ना कि जो लोग यहाँ पर क्या है ना कि अब ये समझिए कि जो अनरजिस्टर्ड है उसकी सेल बढ़ जाएगी और जो रजिस्टर्ड है उसकी सेल घट जाएगी। तो ये तो कोई मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ना कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे की वजह यहाँ पे नुकसान हो गया। अब ये समझिए, ये दिमाग का दही करने वाली चीज है। मतलब पेड किया हमने 30% टैक्स, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो, पर समझिए पेड करेंगे आप 30% का टैक्स। अगर आपने कोई परचेज जो है वो आपकी डिसअलाउ हो रही है तो वो 30% का टैक्स आपने यहाँ पे कर दिया, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक रिफंड स्कीम। चलिए इसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका जो सेल्स का टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए। अब आपने उस पर 15% के हिसाब से अपना जीपीवी सेट कर दिया होगा, एनपीवी निकाल दिया आपने 3% के हिसाब से, 3% के हिसाब से 30 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब अगर आप पेमेंट टैक्स का पेमेंट करते तो आप 30 लाख पे करते। मान लीजिए 30% के स्लैब में होगा आप, तो 30 लाख पे आपका जो 30% के हिसाब से 9 लाख रुपीज हो गया। अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की आपकी ऐसी परचेज है जो आपने मार्च में की है और जिसका पेमेंट आपने नहीं किया या बीच में भी किया तो उसका पेमेंट आपने मतलब जो टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट में 15 या 45 दिन में नहीं किया ना, विद इन फाइनेंशियल ईयर किया आपने, उसको फाइनेंशियल ईयर के बाद किया और वो भी 15 और 45 दिन के बाद किया। तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की ऐसी परचेज है जो आपकी डिसअलाउ होनी है, तो यहाँ पे इसको एनपी में जोड़ दिया, मतलब ये हो गया आपका 1 करोड़ 30 लाख रुपए। अब यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख रुपए पे आपका जो टैक्स जाएगा वो 39 लाख रुपए जाएगा। अब यहाँ पर चलो ये तो हमने मान लिया कि हमने चलो 39 लाख रुपए का टैक्स का पेमेंट करा भी दिया, वैसे तो ये बहुत बड़ी रकम है लेकिन चलो करा भी दिया, मान लीजिए करा भी दिया। अब इस इनकम टैक्स का जो सेक्शन आया है इस तरीके से, तो उसको क्या कर सकते हैं, सम्मान के सहित उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो कर दिया, करा भी दिया पेमेंट। अगर इसी सिनेरियो को हम 24-25 में ले जाएं तो 24-25 में ले जाएं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कोई हमारा ऐसा वो नहीं है जो हमें डिसअलाउ होगा, हमने यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ काम किया और सारी चीज हमने जो सेट करके रखा, लेकिन यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट 30 लाख का हुआ। तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे जो परचेज डिसअलाउ हुई थी तो वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 1 करोड़ की। तो यहाँ पर जो 1 करोड़ की परचेज मेरी कैरी फॉरवर्ड हो गई और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट निकल के आया था 30 लाख रुपए, तो यहाँ पे मेरा लॉस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉस आ जाएगा 70 लाख का। तो इस 70 लाख के लॉस को मैं कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा? 30 लाख तो मेरे यहाँ एडजस्ट हुए 24-25 में, फिर 30 लाख मेरे 25-26 में एडजस्ट होंगे, फिर 30 लाख मेरे 26-27 में एडजस्ट होंगे, और किसी ईयर में ऐसा कुछ मेरे डिसअलाउ वाला केस निकल आया तो फिर वो बढ़ जाएगा। तो ये कैरी फॉरवर्ड क्या मेरे जीवन भर चलता रहेगा? प्रैक्टिकल समझिए आप, ये जीवन भर चलता रहेगा क्या मेरा लॉस? तो क्या करें, ये एक बार ब्लॉक हो गया, बाकी ये कैश को कैरी फॉरवर्ड करते रहे। कब तक कैरी फॉरवर्ड करें उसकी भी एक लिमिट दी हुई है सेक्शन में आपके इनकम टैक्स में। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। इसके लिए गवर्नमेंट को जो रिलैक्सेशन की उम्मीद की जा रही है वो है रिफंड स्कीम। यहाँ पर अगर आपने 39 लाख का पेमेंट करा दिया तो 9 लाख रुपए तो चलो ठीक है मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट का है। जो 1 करोड़ के ऊपर जो आपने टैक्स लिया 30 लाख रुपए, उस 30 लाख रुपए को यहाँ पे रिफंड कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। उस 30 लाख रुपए को यहाँ पे गवर्नमेंट को रिफंड कर देना चाहिए।
ये रिफंड स्कीम के अंतर्गत आना चाहिए और इस पे कोई ऐसा सेक्शन या इस पे कोई ऐसी अपनी जो कार्रवाई करे गवर्नमेंट कि ये स्टार्ट होना चाहिए। शुड स्टार्ट देन वी पे इट। जब इसको हम पे कर दें, जब हम ये 1 करोड़ रुपए को जो पे कर दें, तब इसकी हमें रिफंड मिलना चाहिए 30 लाख रुपए को हमने टैक्स पे कराया है। क्योंकि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। लॉस को आप कब तक फॉरवर्ड करते रहेंगे? तो यहाँ पर जो 30 लाख रुपए आप पे करा रहे हैं उसको गवर्नमेंट को आपको जैसे लिया है वैसे एक बार में आपको दे देना चाहिए। तो दोस्तों मेरी तो ये राय है कि ये 5 जो मेरे को जो लगा कि ये रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने चाहिए। बाकी आप लोगों को और क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको कोई और भी इसके अलावा रिलैक्सेशन की जो आप उम्मीद करते हैं। ये मेरा व्यू था, आप भी अपना व्यू मेरे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू।